नमस्ते दोस्तों। आज हम क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मानव नेत्र और रंगीन संसार। सोचो, अगर हमारी आंखें न होती तो ना हम अपने दोस्तों को देख पाते, ना ये रंग बिरंगी दुनिया देख पाते। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि हमारी आंख असल में कैसे काम करती है, हम चीजें कैसे देख पाते हैं और आसमान नीला, सूरज लाल या रेनबो इतना खूबसूरत क्यों दिखता है। ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं हमारा नए ज्ञान का सफर मानव नेत्र और रंगीन संसार के साथ। दोस्तों, हमारी आंख एक प्राकृतिक कैमरा की तरह काम करती है। जिस तरह कैमरा किसी ऑब्जेक्ट से आने वाला लाइट लेकर उसका फोटो बनाता है, वैसे ही आंख भी सामने वाली वस्तु से प्रकाश ग्रहण करती है। ये लाइट कॉर्निया, प्यूपल और लेंस से होते हुए अंदर जाकर रेटिना पर एक छोटी, उल्टी और वास्तविक छवि बना देती है। रेटिना से ये सिग्नल मस्तिष्क तक जाता है और ब्रेन इस इमेज को सीधा करके हमें असली चीज दिखाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आंख हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल कैमरा है। अब मानव आंख के मुख्य भागों को थोड़ा क्रम से समझते हैं। पहला, कॉर्निया और एक्वियस ह्यूमर। दूसरा, आइरिस और प्यूपल। तीसरा, आई लेंस और सिलियरी मसल्स। चौथा, रेटिना और ऑप्टिक नर्व। अब कॉर्निया और उसके सामने भरे तरल यानी एक्वियस ह्यूमर को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कॉर्निया हमारी आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत है। यही हिस्सा सीधी हवा और धूल के संपर्क में रहता है, इसलिए ये आंख की रक्षा भी करता है और साथ साथ सामने से आने वाली रोशनी को सबसे पहले अपने अंदर लेता है। प्रकाश की किरणें जब कॉर्निया से होकर गुजरती हैं तो उनका सबसे ज्यादा अपवर्तन यानी मोड़ यहीं पर होता है। इसलिए कॉर्निया को आंख का मुख्य रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी कहा जाता है। कॉर्निया के ठीक पीछे एक साफ पानी जैसा तरल भरा होता है, जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये तरल कॉर्निया और लेंस के बीच की जगह को भरता है। इसकी 3 महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। पहला, ये कॉर्निया और लेंस को आवश्यक पोषण यानी न्यूट्रिएंट्स देता है। दूसरा, हल्का सा दबाव बनाकर आंख का आकार और गोलाई बनाए रखता है। और तीसरा, प्रकाश को बिना रुकावट के आगे लेंस की ओर जाने में मदद करता है, ताकि बाद में रेटिना पर साफ छवि बन सके। अब देखते हैं आइरिस और पुतली की भूमिका। आइरिस आंख की वो रंगीन परत है जो हमें बाहर से दिखाई देती है। इसी के कारण किसी की आंखें काली, भूरी या हल्की भूरी दिखती हैं। आइरिस के बीच में जो छोटा सा काला गोल भाग दिखाई देता है, उसे पुतली या प्यूपिल कहा जाता है। ये वास्तव में एक छेद होता है, जिसकी रास्ते से प्रकाश आंख के अंदर जाता है। तेज रोशनी में आइरिस सिकुड़कर पुतली को छोटा कर देती है, ताकि ज्यादा प्रकाश अंदर न जा सके और आंख को नुकसान न पहुंचे। इसके उलट कम रोशनी में आइरिस ढीली हो जाती है, पुतली फैल जाती है और अधिक प्रकाश भीतर पहुंच पाता है, जिससे हमें धुंधले माहौल में भी देखने में मदद मिलती है। इस तरह आइरिस और पुतली मिलकर आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लगातार नियंत्रित करते रहते हैं। अब नजर डालते हैं आंख के लेंस पर। आंख का लेंस एक पारदर्शी, उभरा हुआ, कॉन्वेक्स और लचीला भाग होता है। ये ठीक आइरिस और पुतली के पीछे स्थित रहता है और इसी के सहारे प्रकाश की किरणें मुड़कर रेटिना पर फोकस बनाती हैं। लेंस के चारों ओर मौजूद सीलियरी मांसपेशियां इसकी मोटाई को लगातार बदलती रहती हैं। जब कोई वस्तु दूर होती है तो सीलियरी मांसपेशियां ढीली रहती हैं और लेंस थोड़ा पतला हो जाता है, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। इसके विपरीत पास की वस्तु देखने पर ये मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, लेंस मोटा हो जाता है, उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और पास की चीजें स्पष्ट दिखाई देती है। इसी प्रक्रिया के कारण आंख अलग-अलग दूरी पर रखी वस्तुओं पर सही फोकस बना पाती है। अब बात करते हैं रेटिना और ऑप्टिक नर्व की, जो आंख के देखने की प्रक्रिया का सबसे अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। रेटिना आंख की सबसे भीतरी परत होती है। ये ठीक कैमरे की स्क्रीन या फिल्म की तरह काम करती है। जब लेंस से होकर प्रकाश अंदर आता है तो उसी रेटिना पर वस्तु की वास्तविक, उल्टी और छोटी छवि बनती है। रेटिना में 2 प्रकार की प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स कम रोशनी में देखने में मदद करती हैं, जबकि कोन्स अलग-अलग रंगों को पहचानती हैं, जिससे हमें रंगीन दुनिया दिखाई देती है।
रेटिना पर बनी छवि सीधे मस्तिष्क तक नहीं जाती, बल्कि रेटिना से जुड़ी हुई मोटी तंत्रिका, जिसे ऑप्टिक नर्व कहा जाता है, इन प्रकाश संकेतों को विद्युत संकेतों में बदलकर मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मस्तिष्क इन संकेतों की व्याख्या करके हमें वस्तु को साफ, सीधा और अर्थपूर्ण रूप में दिखाता है। इसी तालमेल के कारण हम अपने आसपास की पूरी दुनिया को देख और पहचान पाते हैं। अब देखते हैं कि आँख के अंदर प्रतिबिंब कैसे बनता है। बाहरी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें सबसे पहले कॉर्निया से होकर आँख में प्रवेश करती हैं और फिर तरल सी माध्यम से आगे बढ़ते हुए लेंस तक पहुँचती हैं। आँख का लेंस इन किरणों को मोड़कर पीछे की तरफ रेटिना पर फोकस कर देता है। परिणाम स्वरूप रेटिना पर उस वस्तु की वास्तविक, उल्टी और छोटी छवि बनती है। आगे यही छवि विद्युत संकेतों के रूप में मस्तिष्क तक भेजी जाती है, जहां मस्तिष्क उसे समझकर हमें वस्तु का सीधा और स्पष्ट रूप दिखाई देता है। आंख की अकोमोडेशन की शक्ति का मतलब है कि आंख अपना फोकस बदलकर पास और दूर दोनों तरह की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। जब कोई वस्तु बहुत दूर होती है तो सिलियरी मांसपेशियां ढीली रहती है, लेंस पतला हो जाता है और उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, जिससे दूर की किरणें सीधे रेटिना पर फोकस हो पाती है। इसके विपरीत पास की वस्तु देखने पर ये मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, लेंस मोटा और अधिक उभरा हुआ हो जाता है और उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, और पास की वस्तु की किरणें भी ठीक रेटिना पर मिलकर स्पष्ट छवि बना देती हैं। यही क्षमता आंख की अकोमोडेशन कहलाती है। मानव आंख कितनी पास और कितनी दूर तक की वस्तुओं को साफ देख सकती है, इसकी भी अपनी एक सीमा होती है। जिस न्यूनतम दूरी पर कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, उसे निकट बिंदु कहा जाता है, और एक स्वस्थ वयस्क के लिए ये दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। बहुत दूर रखी वस्तुओं के लिए आंख का दूर बिंदु लगभग अनंत माना जाता है। यानी सामान्य आंख 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत दूरी तक की वस्तुओं पर सही तरीके से फोकस बना सकती है। इसलिए हमें पास की किताब भी साफ दिखती है और दूर की इमारत या पेड़ भी। अब बात करते हैं दृष्टि दोष की, यानी ऐसी स्थितियां जब आंख चीजों को साफ नहीं देख पाती। सामान्य तौर पर 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला मायोपिया यानी नजदीक दृष्टि दोष। इसमें पास की चीजें तो साफ दिखती हैं, लेकिन दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष। इसमें दूर की वस्तुएं तो ठीक दिखती हैं, पर पास की चीजें पढ़ने या देखने में दिक्कत होती है। तीसरा प्रेस बायोपिया, जो आमतौर पर उम्र बढ़ने पर होता है। इसमें धीरे धीरे पास और कभी-कभी दूर की वस्तुएं भी साफ नहीं दिखती और चश्मे की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को समझते हैं। इस दोष में पास की चीजें तो ठीक दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखने लगती हैं। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब आंख का आकार आगे पीछे की दिशा में थोड़ा लंबा हो जाता है या आंख का लेंस जरूरत से ज्यादा कन्वर्जिंग हो जाता है। परिणाम ये होता है कि दूर की वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना पर ना बनकर उससे पहले ही फोकस हो जाती हैं, इसलिए तस्वीर साफ नहीं बनती। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल यानी कॉन्केव लेंस वाला चश्मा लगाया जाता है। अवतल लेंस किरणों को हल्का सा फैला देता है, जिससे आंख का प्राकृतिक लेंस उन्हें सही तरह से मोड़कर ठीक रेटिना पर छवि बना पाता है और दूर की वस्तुएं भी साफ दिखाई देने लगती हैं। अब दूसरे दोष, दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया को समझते हैं। इस स्थिति में दूर की वस्तुएं तो ठीक दिखाई देती हैं, लेकिन पास की चीजें जैसे कि किताब या मोबाइल धुंधले दिखने लगते हैं। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब आंख का आकार कुछ छोटा होता है या आंख का लेंस पर्याप्त रूप से कन्वर्जिंग नहीं हो पाता। नतीजा ये होता है कि पास की वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना पर फोकस होने के बजाय उसके पीछे मिलती है, इसलिए साफ छवि नहीं बनती। इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस वाला चश्मा लगाया जाता है। उत्तल लेंस किरणों को पहले से थोड़ा सा कन्वर्ज कर देता है, जिससे आंख का लेंस उन्हें सही तरह से मोड़कर ठीक रेटिना पर फोकस कर सके और पास की वस्तुएं भी साफ दिखने लगे। अब तीसरा दोष है प्रेसबायोपिया, जो आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ दिखाई देता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सिलियरी मसल्स धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और आंख के लेंस का लचीलापन भी कम हो जाता है। नतीजा ये होता है कि लेंस अपनी मोटाई पहले की तरह आसानी से बदल नहीं पाता, इसलिए पास रखी चीजें जैसे किताब या मोबाइल साफ नहीं दिखती और उन्हें दूर करके पढ़ना पड़ता है। कई बार दूर की दृष्टि भी थोड़ी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में अक्सर बाईफोकल लेंस वाला चश्मा दिया जाता है, जिसमें एक ही चश्मे में ऊपर वाला हिस्सा दूर देखने के लिए और नीचे वाला हिस्सा पास की वस्तुओं को साफ देखने के लिए काम करता है। प्रिज्म और डिस्पर्जन।
प्रिज्म दरअसल कांच का एक त्रिकोणीय ब्लॉक होता है जिसके अंदर से जब सफ़ेद प्रकाश गुजरता है तो वो मुड़ने के साथ साथ कई रंगों में बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का विच्छेदन या डिस्पर्जन कहते हैं। सफ़ेद प्रकाश टूटकर 7 रंगों यानी विबग्योर यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में दिखाई देता है। इसलिए हमें प्रिज्म के दूसरी तरफ इंद्रधनुष जैसा रंग बिरंगा पट्टा नजर आता है। इस स्लाइड में हम विबग्योर और न्यूटन के प्रयोग को समझते हैं। न्यूटन ने दिखाया कि सफ़ेद प्रकाश असल में कई रंगों से मिलकर बना होता है। जब सफ़ेद किरण कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो वह टूटकर 7 रंगों में बढ़ जाती है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसे संक्षेप में विबग्योर कहते हैं। इन्हीं 7 रंगों को जब एक गोल डिस्क पर बराबर हिस्सों में भरकर तेजी से घुमाया जाता है तो पूरा चक्र फिर से लगभग सफ़ेद दिखाई देता है। यह हमें बताता है कि यही 7 रंग मिलकर सफ़ेद प्रकाश बनाते हैं। बारिश के बाद आसमान में जो रंग बिरंगा इंद्रधनुष दिखता है वो दरअसल लाखों करोड़ों बारिश की बूंदों की वजह से बनता है। हर एक बूंद कांच के प्रिज्म की तरह काम करती है। सूर्य का सफ़ेद प्रकाश जब बूंद में प्रवेश करता है तो पहले वो बूंद की सतह पर अपवर्तित मतलब रिफ्रैक्ट होता है, फिर बूंद के अंदर ही उससे आंतरिक परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन होता है और बाहर निकलते समय प्रकाश अलग-अलग रंगों में विच्छेदित यानी डिस्पर्जन होके बाहर आता है। इन सभी बूंदों से निकलती हुई रंगीन किरणें हमारी आंख तक पहुंचती हैं और हमें आकाश में सुंदर 7 रंगों वाला इंद्रधनुष दिखाई देता है। इस स्लाइड में हम प्रकाश के बिखराव को देख रहे हैं। जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में मौजूद धूल, धुएं या छोटे-छोटे जलकणों से टकराती हैं तो वे सीधी चलने के बजाय अलग-अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। इसे ही प्रकाश का बिखराव कहते हैं। छोटे कण ज्यादातर नीली रोशनी को ज्यादा बिखेरते हैं, इसलिए कई जगह हमें हल्का नीला नीला प्रभाव दिखता है। जंगल में या धूल भरे कमरे में खिड़की से आती सूर्य की किरणें साफ साफ दिखना टिंडल इफेक्ट और प्रकाश के बिखराव का एक अच्छा उदाहरण है। अब हम आसमान के रंग की वजह समझते हैं। दिन में नीला और सूर्योदय सूर्यास्त पर लाल। वायुमंडल में मौजूद छोटे छोटे कण सूर्य के प्रकाश को बिखेरते हैं और ये कण खास तौर पर नीली रोशनी का स्कैटरिंग ज्यादा करते हैं, इसलिए दिन के समय हमें आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणों को वायुमंडल के अंदर से काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। रास्ते में नीली और दूसरी छोटी तरंग लंबाई वाली रोशनियां ज्यादातर बिखर जाती हैं और हमारे तक मुख्यतः लाल और नारंगी रोशनी पहुंचती है, इसलिए उस समय सूरज और उसके आसपास का आसमान लाल नारंगी रंग का दिखता है। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो और मददगार लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट करके बताइए अगला चैप्टर कौन सा चाहिए और ऐसे ही और साइंस वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए।